यस सर। इन दोनों के भी स्टार्ट कर दिए हैं। इन दोनों के भी दीज टू टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत करना। जैसे अगर कोई कहे पर्पल बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया, दोनों अलग अलग है। पर्पल बैक्टीरिया भी हेट्रोट्रॉप है, सल्फर बैक्टीरिया भी हेट्रोट्रॉप है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में कि पर्पल बैक्टीरिया जो है वो उसका कार्बन सोर्स तो डिकेइंग मटेरियल है, ऑर्गेनिक डिकेइंग मटेरियल, बट एनर्जी जो है वो प्लांट लाइट से लिया। ऑटोट्रॉप में कार्बन सोर्स इज CO2, गैस में है। ओके, लेकिन फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसमें, एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सनलाइट। बट इन दिस टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, carbon source as well as the energy source both are organic compound. We are this type of heterotroph. हम लोग इस तरह के हेट्रोट्रॉप हैं। और इस ये वाले हेट्रोट्रॉप में भी हम लोग ऑर्गेनोट्रॉप्स हैं। ओके, ऑर्गेनोट्रॉप्स में क्या है, ये सब इंक्लूड है ऑल नॉन फोटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स। ऑल नॉन फोटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स हम लोग क्या है, फोटोट्रॉपिक नहीं है, और ऑल यूकैरियोट्स में इंक्लूड हो जा रहे हैं। ठीक है, पूरा एनिमल किंगडम जो है आपका फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट कीजिए, मल्टीसेलुलर टिल कोर्डेटा सब इसमें आ गया। ऑर्गेनोट्रॉप्स सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किए क्लासिफिकेशन। और प्लांट जो है वो आ गए इसमें ऑटोट्रॉप्स, ऑल यूकैरियोट, मतलब ये वाले मल्टी सेलुलर। तो डिवीजन ये आप समझे अच्छे से, या फिर से मैं रिपीट कर दूं इसको, या आपको समझने में कहीं दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछिए तो मैं बताऊंगा। एक बार सर फिर से समझाइए। ओके, समझ लो, धरती पर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स, उन सब को डिवाइड किया गया इसमें। तो उनका डिवीजन का बेसिस क्या था, अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी दो तरह का हो सकता है, या तो सनलाइट या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस पर वो रह रहा है, सबस्ट्रेट है, जिस मिट्टी के ऊपर वो रह रहा है वहां पर भी अगल बगल फूड होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में। और साथ ही साथ वह जब फूड लेगा ऑर्गेनिज्म तो कुछ सिंथेसाइज भी बॉडी में करेगा। तो सिंथेसाइज जब करेगा तो उसका कार्बन सोर्स कहां से आ रहा है, ठीक है। तो इस दोनों के बेसिस पर कार्बन सोर्स कहां से आ रहा है एंड द एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में कार्बन सोर्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी दोनों एक ही है, जैसे कि हेट्रोट्रॉप्स, ये वाले हेट्रोट्रॉप्स जो कि कीमोट्रॉप्स हैं। कीमोट्रॉप्स में भी एनर्जी सोर्स इज केमिकल कंपाउंड, ओके, and carbon source is also that organic compound, heterotrophs. Okay, carbon source as well as energy source is the same organic compound. One second. हेलो। तो इसीलिए कहते हैं कि ये अपना खाना खुद बना रहा है, अरे सॉरी, खाना खुद नहीं बना रहा है, ये दूसरों पर डिपेंडेंट है अपना खाना बनाने के लिए, बाहर से प्राप्त कर रहा है हेट्रोट्रॉफ। उस खाना से वो एनर्जी भी ले रहा है, साथ ही साथ उस खाना से वो कार्बन सोर्स भी ले रहा है उस ऑर्गेनिज्म। ओके, हम लोगों को कार्बन सोर्स चाहिए ना, वी ऑल्सो नीड कार्बन सोर्स। कार्बन जलेगा तभी हमको एनर्जी मिलेगी, तो ग्लूकोज इज कार्बन सोर्स फॉर अस। ओके, प्लांट के लिए कार्बन सोर्स क्या है, CO2।
ओके। और प्लांट को जब अपना एनर्जी बनाना होगा खुद का, ठीक है, तो वो ग्लूकोज को भी फिर तोड़ करके, ग्लाइकोलाइसिस प्लांट में भी होता है, ग्लूकोज को तोड़ करके फिर वो अपना एनर्जी भी ऑब्टेन करेगा, साथ ही साथ वो अपना खाना खुद भी बना रहा है, तो खुद बना रहा है, ग्लूकोज भी बना रहा है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए जो कार्बन है वो कहाँ से ला रहा है? CO2 से, इसीलिए उसको ऑटोट्रॉप बोलते हैं। वो अपना खाना खुद बनाता भी है और साथ में वो अपना बना रहा है तो अपना खाना खुद खाएगा भी। अब जैसे आलू का जो स्टार्च है, जो मोटा आलू, वो किसके लिए है? वो आपके लिए थोड़ी है कि भुंजिया बना के खा जाओ। वो आलू ने अपने लिए बनाया, पौधे ने, ताकि अगले सीजन में वो फिर से वो बर्ड से अपना प्रोजेनी निकाल सके, नया आलू बन सके उससे। लेकिन आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, खा रहे हो, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, अच्छी बात है। तो कार्बन सोर्स, तो प्लांट क्या कर रहे हैं? कार्बन जो है वो वातावरण से लेकर के अपने अंदर जमा कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं उस कार्बन से। किसके लिए बना रहे हैं? अपने यूटिलाइजेशन के लिए बना रहे हैं उसको, ताकि हम खुद खाएंगे, बाद में उसको खर्च करेंगे, ठीक है। और हम लोग भले ही उसको बाद में हार्वेस्ट कर लिए अपने यूटिलाइजेशन के लिए, तो प्लांट अपना खाना खुद ही बना रहे हैं। उसमें कार्बन सोर्स CO2 है और एनर्जी सोर्स। अब जब कार्बन सोर्स CO2 है तो CO2 तो एनर्जी दे नहीं सकता है, क्योंकि दिस इज CO2 इज हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म। ग्लूकोज भी लास्ट में एनर्जी हार्वेस्ट होते होते तक CO2 के रूप में रिलीज होता है, जो आप सांस से CO2 छोड़ते हो। तो CO2 से एनर्जी आ नहीं सकता है, CO2 से ये सिर्फ कार्बन ले सकता है। तो एनर्जी कहां से लेगा? सनलाइट से। तो फोटोट्रॉप्स आर those organisms which obtain the energy from the sunlight, and chemotrophs are those organisms which obtain energy from the chemical compound. पहला तो ये डिवीजन हो गया, एक लाइट से लिया एनर्जी, एक केमिकल कंपाउंड से। अब इसमें भी फोटोट्रॉप्स में देयर आर 2 डिवीजन, ओके। दोनों जो है एनर्जी लाइट से ही ले रहे हैं, लेकिन ऑटोट्रॉप्स वो थे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लिए, फिक्स किए। और हेट्रोट्रॉप्स इसमें भी है, फोटोट्रॉप्स में भी हेट्रोट्रॉप्स है। इसको हेट्रोट्रॉप क्यों बोले? क्योंकि ये कार्बन जो है कहां से ले रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रहा है, बट एनर्जी ले रहा है लाइट से। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसके लिए सिर्फ कार्बन का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स नहीं है। बट यहां पर जो है हेट्रोट्रॉप्स है जो डिराइव हो रहे हैं केमोट्रॉप्स से, इसमें इस वाले हेट्रोट्रॉप्स में क्या है? कार्बन और एनर्जी दोनों का सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, देखिए, एनर्जी एज वेल एज कार्बन बोथ आर कमिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। तो ये दोनों डिफरेंट है। अब इस हेट्रोट्रॉप में भी देयर आर 2 टाइप्स, लिथोट्रॉप्स, वैसे वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना एनर्जी ले रहे हैं, केमिकल कंपाउंड से लेने वाले, और जो कार्बन कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना कार्बन लिए, वो हेट्रोट्रॉप्स। अब इस वाले हेट्रोट्रॉप में भी जो कार्बन ले रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, लेकिन एनर्जी ले रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया एंड हाइड्रोजन बैक्टीरिया। एंड ऑर्गेनोट्रॉप्स आर दोस जो कि एनर्जी भी ले रहा है और कार्बन भी ले रहा है, दोनों, यानी कार्बन ले रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से एंड एनर्जी आल्सो दे आर टेकिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक। ऑर्गेनोट्रॉप्स, दोज आर ऑर्गेनोट्रॉप्स। इसका एग्जांपल है, मोस्ट ज्यादातर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनोट्रॉप्स हैं। एंड ऑल, इसमें एनिमल्स सारे इंक्लूड हो गए, ऑल नॉन फोटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स। अब क्लियर है ये पिक्चर? ये समझ में आया लोगों को? आगे बढ़े। यस यस ओके, within the domains of archaea and bacteria are subgroups distinguished by the habitats in which they live. In aerobic habitats with a plentiful supply of oxygen, some resident organisms derive energy from transfer of electrons
from fuel molecules to oxygen. In other environments are anaerobic, virtually devoid of oxygen, and microorganisms adapted to these environments obtain energy by transferring electron to nitrate या sulfur या CO2 forming CH4. Many organisms that have evolved in anaerobic environments are obligate anaerobes. Obligate anaerobes मतलब they are obligate anaerobes इसलिए है क्योंकि सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही ये जिंदा रह सकते हैं. एरोबिक कंडीशन में रख दोगे दे विल डाई. ऑक्सीजन उसके लिए जहर है. We can classify organisms according to how they obtain energy and carbon they need for synthesizing cellular material as summarized in this figure. हम बता दिए आपको. There are two broad categories based on energy source. Phototrophs that trap and use sunlight as energy, and chemotrophs. They derive their energy from oxidation of a fuel. All chemotrophs require a source of organic nutrient. They cannot fix CO2 into organic compounds. Okay. The phototrophs can be further divided into those that can obtain all needed carbon from CO2, that is autotrophs, and those that require organic nutrients, that is heterotrophs. No chemotroph can get its carbon atoms exclusively from CO2. मेजर डिवीजन यहीं पर हो गया सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के विकास में, इवोल्यूशन में. फोटोट्रॉप एंड कीमोट्रॉप. Those organisms which will derive the energy from the light, and those organisms which will derive the energy from the chemical compounds. बाद में आएगा कार्बन सोर्स. पहले तो एनर्जी की बात की है, मतलब एनर्जी के आधार पर कहां से एनर्जी सोर्स होगा उसके आधार पर डिफरेंट lineages evolved exclusively from CO2. That is, no chemotrophs are autotrophs, but the chemotrophs may be further classified according to a different criterion. Whether the fuels they oxidize are inorganic in lithotrophs or organic in organotrophs. Most known organisms fall within one of these four broad categories: autotrophs or heterotrophs. Four broad categories, ये four broad categories है: autotroph, heterotroph, okay? Lithotrophs, organotrophs. Most known organisms fall within one of these four broad categories: autotrophs or heterotrophs among the photosynthesizers, lithotrophs or organotrophs among the chemical oxidizers. ठीक है? Autotrophs and heterotrophs, ये वाले are from among the photosynthesizers. These autotrophs and these heterotrophs are the photosynthesizers. तो दो यहाँ हो गया category, and lithotrophs and organotrophs among the chemical oxidizers. These are chemical oxidizers because they are obtaining the energy from decaying organic compound. Organic compound, तो अब organic compound है, उसको क्या करना पड़ेगा फिर एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए? among the रिड्यूस करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ ऑक्सीडाइजर्स क्यों लिखा हुआ है? लिथोट्रॉप्स एंड ऑर्गेनोट्रॉप्स among the chemical oxidizers. Chemical oxidizers, but the रिडक्शन होने के बाद एनर्जी मिलेगा ना. अच्छा, इस पर थोड़ा देर हम बाद में सोचेंगे. Why they are called chemical oxidizers? The prokaryotes have several general modes of obtaining carbon and energy. E. coli, for example, is a chemo organo heterotroph. देखिए कितना बड़ा टर्म है, कीमो यानी कीमोट्रॉप है. फिर साथ ही साथ ऑर्गेनोट्रॉप भी है एंड हेटेरोट्रॉप. ऑर्गेनोट्रॉप
हेट्रोट्रॉप एंड कीमोट्रॉप, ये तीनों वर्ड को कंबाइन कर दिया, ऑर्गेनो, हेट्रो एंड कीमो। तो बैक्टीरिया जो है वो तीनों जब है, इकोलाई ऐसा बैक्टीरिया है। इट रिक्वायर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एज फ्यूल एंड एज ए सोर्स ऑफ कार्बन। एंड साइनोबैक्टीरिया आर फोटोलिथोऑटोट्रॉप्स। साइनोबैक्टीरिया ये हो गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, क्या नाम दिया इसको, फोटो, यहाँ लिथो पे ऐड किया, साइनोबैक्टीरिया आर फोटोलिथोऑटोट्रॉप्स। तो लिथो भी है, बट साइनोबैक्टीरिया आर हियर फोटोलिथोऑटोट्रॉप्स। साइनोबैक्टीरिया को बोलना चाहिए था फोटोऑटोट्रॉप्स। साइनोबैक्टीरिया फोटोट्रॉप्स में भी ऑटोट्रॉप है, एंड लिथोट्रॉप्स में सल्फर बैक्टीरिया एंड हाइड्रोजन बैक्टीरिया है। अगर कहीं इसका आगे डिटेल होगा तो हम लोग देखेंगे। यहाँ कह रहा है साइनोबैक्टीरिया आर फोटोलिथोऑटोट्रॉप्स। फोटो में फिर लिथो कहाँ से आया, फोटो में ऑटो है, यहाँ लिथो क्यों यूज कर ऐड किया, फोटोलिथो। लिथो ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है यहाँ मुझे, साइनोबैक्टीरिया में लिथो, ऐसा तो नहीं है साइनोबैक्टीरिया को लिथो इसलिए कह रहा है बिकॉज इनऑर्गेनिक आयन से किया, बिकॉज दे यूज सनलाइट एज एन एनर्जी सोर्स एंड कन्वर्ट CO2 इनटू बायोमोलिक्यूल्स। वी ह्यूमंस, ठीक है इसको बाद में देखेंगे, याद दिलाना बाद में, इसको नोट कर लो। Why cyanobacteria are photolithoautotrophs? Photoautotrophs तो समझ में आता है, why litho? They use sunlight as an energy source and convert CO2 into biomolecules. We humans like E. coli are, हम लोग क्या है, कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप। बढ़िया बात है, समझ में आ गया। हम लोग कीमो ब्रांच से आए हैं, हेट्रो भी है, ऑर्गेनो भी है। ये तो क्लियर है, क्लियर है आपको सब ये पॉइंट। We are chemo organo heterotrophs. हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। यस। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? नो सर। नहीं सर। आप लोगों को फील हो रहा होगा कि हम लोग तो बायोलॉजी का बेसिक में भी बहुत कुछ नहीं जानते थे, ये बेसिक ही चल रहा है। E. coli is the most studied prokaryotic cell. Bacterial cells share certain common structure. Bacterial cell कैसा होता है वो बताएगा अभी। Certain common structural features, but also show group specific specializations. देखेंगे हम लोग क्या ग्रुप स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन, सॉरी, ग्रुप स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है बैक्टीरिया तो एक ब्रॉड ग्रुप है आपका। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इस तरह के बैक्टीरिया, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं। सो ग्रुप है उनका, ग्रुप स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर भी, ठीक है। जैसे एनिमल्स में कोर्डेट, नॉन कोर्डेट, अदर हैं, तो उसी तरह बैक्टीरिया में भी अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया है। ओके, फिगर 1.6, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। फिगर 1.6, दिस इज द फिगर। For example, E. coli is usually harmless inhabitant of the human intestinal tract. अब देखिए क्यों E. coli most studied prokaryotic cell है? Because prokaryotes are many times pathogens. E. coli safe था उस स्टडी करने के लिए।
एंड ई कोलाई आर हार्मलेस एंड दे इनहिबिट योर इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन में होता है, ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है आपका, ओके। एंड ई कोलाई इट प्रोड्यूसेस B12 ऑल्सो इन योर गट, बहुत ही मददगार बैक्टीरिया है, आपको हेल्दी रखता है। द ई कोलाई सेल इज अबाउट 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड ए लिटिल लेस देन 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो अब आप देखिए ई कोलाई क्या है, परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है, क्योंकि ये जैसे एक मिठाई खाए हो लंबा वाला, चमचम कहते हैं उसको, लंबा वाला सूखा छेना का मिठाई होता है लंबा वाला। यस सर। तो देखो ई कोलाई ही है ये, वैसा छेना का मिठाई क्यों, इसका जो लंबाई है वो 2 माइक्रोमीटर है और डायमीटर जो है 1 माइक्रोमीटर ही है। तो डायमीटर 3 डायमेंशनली सोचो तो यहाँ पर अगर क्रॉस सेक्शन इसका किए मान लो काटे, तो ये गोल जैसा यहाँ डायमीटर जो है वो इसका 1 माइक्रोमीटर है, इसीलिए ये इस तरह का मिलता है रॉड शेप्ड। It has a protective outer membrane and an inner plasma membrane. बैक्टीरिया में अनलाइक एनिमल सेल्स, जैसे कि हम लोग में एनिमल सेल्स सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बैक्टीरिया में चूंकि उसका लाइफ सिंगल सेल ही है, अकेला रहेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में सेल वॉल है, बैक्टीरिया में भी सम बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया में अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट लेयर होते हैं, शुगर का लेयर होता है, ओके, शुगर ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर है। तो इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन there is the presence of outer membrane also that encloses the cytoplasm and the nucleoid, यानी यहाँ पर न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। Between the inner and outer membranes is a thin but strong layer of polymers called peptidoglycans, which gives the cell its shape and rigidity. पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है, आप देख सकते हैं, ये इकोलाई का स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया, एंड इस सबको मैग्नीफाई मतलब बताया है। देखिए अभी सेल एनवेलप को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं क्या है। हो सकता है ये फोटो आपको उतना क्लियर नहीं हो, बट आप जान लीजिए outer membrane is there, inner membrane is there, and there is a peptidoglycan layer present between these two layers. In the case of gram-negative bacteria, outer membrane and peptidoglycan layer होता है। gram-positive bacteria में no outer membrane and thicker peptidoglycan layer. इनर मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन तो जरूरी है। इनर मेम्ब्रेन इज द सिंपल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज मस्ट। इनर मेम्ब्रेन कांस्टेंट समझ लीजिए। अब इसके अंतर के आधार पर आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंतर के आधार पर डिफरेंस है ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। इनर मेम्ब्रेन तो सब में होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। ग्राम पॉजिटिव इसके स्टेनिंग के आधार पर, ग्राम स्टेनिंग के आधार के ऊपर इसका नाम रखा गया। तो ग्राम स्टेनिंग जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को के साथ रिएक्ट करके कलर प्रोड्यूस कर देता है। तो चूंकि यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन है, तो ग्राम स्टेनिंग में ये निगेटिव आता था, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और ये ग्राम स्टेनिंग में ये पॉजिटिव आया बिकॉज ऑफ दिस। सो तो ग्राम पॉजिटिव में क्या है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं है एंड थीकर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो जब आउटर मेम्ब्रेन नहीं है तो ग्लाइकन लेयर आप यहां देख रहे हैं,
ब्लैक पोर्शन इज थिकर इन दिस, यहाँ पर ब्लैक पोर्शन, ब्लैक लेयर इज थिनर। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जब आउटर मेम्ब्रेन नहीं है तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ही मोटा हो गया। क्लियर है ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आपको? यस सर। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव बट दे हैव टफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ग्राम नेगेटिव भी है, आउटर मेम्ब्रेन भी है, लेकिन साथ ही साथ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर टफ है। एक्सटेंसिव इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सोचो साइनोबैक्टीरिया कितना मजबूत हो गया, ग्राम नेगेटिव है यानी बाहर में मेम्ब्रेन भी है, साथ ही साथ बीच का मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ये भी टफ है। ओके, एंड इनर मेम्ब्रेन भी जो है एक्सटेंसिव है, इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये है उसके मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर, और वो एक्सटेंसिव है, बहुत सारे उसमें फोल्ड्स हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़े और ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो। आर्की बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते थे, आउटर मेम्ब्रेन नहीं है सरप्राइजिंगली। अच्छी बात है, आउटर मेम्ब्रेन अगर रहेगा तो मेम्ब्रेन इज द लिपिड बायलेयर, तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में लिपिड बायलेयर कैसे सरवाइव कर सकता है? थोड़ा सा ही हीट में डिसरप्ट हो जाएगा। तो स्पेशल केमिकल कंपाउंड शुड बी देयर इन द आउटर लेयर ऑफ दिस आर्की बैक्टीरिया। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दिस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज स्पेशल टाइप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का, ठीक है। अब कलेक्टिवली इसको बोलते हैं हम सेल एनवेलप। फ्लैजेला, इन एडिशन टू दिस फ्लैजेला इज आल्सो प्रेजेंट। फ्लैजेला क्या करता है? दे प्रोपेल द सेल थ्रू इट्स सराउंडिंग, ये इसके अपेंडेजेस का काम करते हैं और इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एंड फ्लैजेला से छोटा होता है पिलाई। पिलाई का काम क्या है? एंकरेज, दे प्रोवाइड द पॉइंट्स ऑफ एडहेशन टू द सरफेस ऑफ अदर सेल्स। जिस भी सबस्ट्रेटम में ये अटैच करेगा या वहां पर अटैच करने के लिए, अब लिक्विड मीडियम में पानी का बहाव आएगा तो ये भी बह के आगे चला जाएगा, तो उसको रोकने के लिए, थोड़ा स्थिर रहने के लिए ये पकड़ के पिलाई से सबस्ट्रेटम पर हुक कर सकता है। एंड न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियोइड रीजन में क्या है? कंटेन सिंगल सिंपल लॉन्ग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। कंटेन सिंगल मतलब एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है और वो डीएनए मॉलिक्यूल इतना बड़ा है उसका लेंथ, तो सबको क्वाइल्ड करते 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 ये डेंस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। दिस इज सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल एंड दैट सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज सर्कुलर, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए हमेशा डबल हेलिकल होगा, डबल हेलिकल है, सर्कुलर है। सर्कुलर होने का मतलब लीनियर डीएनए में क्या होता है? एंड है, एक इधर एंड है एक इधर एंड, फ्लैंकिंग एंड्स होते हैं। और सर्कुलर डीएनए में फ्लैंकिंग एंड्स नहीं होते हैं, दोनों एंड जो है जुड़ा हुआ है। इसका बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस है, हो सकता है आप लोगों को पता हो कि सर्कुलर डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि एंड टू एंड फ्यूज है उसका। और लीनियर डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, जैसे हम लोगों का क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, आपका लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है। एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर एंड ईच सिस्टर क्रोमेटिड इज ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल। और क्रोमोसोम भी होमोलोगस कंडीशन में होता है, तो 4 सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, ठीक है। होमोलोगस को एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम है
तो 4 क्रोमेटिड्स हो गए, 4 सिस्टर क्रोमेटिड, और चारों सिस्टर क्रोमेटिड का जो सीक्वेंस है सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है सेम है, क्योंकि होमोलोगस एक क्रोमोसोम पर एक सिस्टर क्रोमेटिड का सीक्वेंस इज आइडेंटिकल टू द जो सिस्टर क्रोमेटिड है अटैच है सेंट्रोमियर से, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी आल्सो है। तो चारों क्रोमेटिड्स का सीक्वेंस इज आइडेंटिकल। यही जब आप म्यूसिस कभी पढ़ोगे तो टेट्राइड कंडीशन आता है और यहीं पर रिकॉम्बिनेशन होता है, इसी वजह से इवोल्यूशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन इवेंट होती है। लेकिन यहां पर सर्कुलर डीएनए होने की वजह से, ठीक है, और हाँ हम क्यों बता रहे थे, क्योंकि लीनियर डीएनए है वहां पर, तो डीएनए रेप्लिकेशन जब भी होता है तो लास्ट वाला जो रीजन होता है वो छूट जाता है रेप्लिकेशन होने से। तो लीनियर क्रोमोसोम रेप्लिकेट जब होता है तो एवरी साइकिल में डीएनए का लेंथ छोटा होते जाता है। अब उस सेल से फिर दूसरा सेल बनेगा तो फिर थोड़ा छोटा हो जाएगा, लास्ट वाला जो लीनियर डीएनए में लास्ट जो है वो छूट जाता है रेप्लिकेट होने से। और यही बेसिस है एजिंग का। उम्र जो बढ़ती है हम लोगों में, बैक्टीरिया का उम्र जो है नहीं बढ़ता है, इसके लिए एडवर्स कंडीशन आएगा तब ये मर जाएगा। एक ही बैक्टीरिया 2 में बन जाएगा तो कहाँ उम्र बढ़ा। हम लोग में ऐसा नहीं होता कि एक बाप जो है टूट करके 2 बेटा बन गया, ऐसा नहीं होता है ना, बाप भी रहता है फिर बेटा भी आता है नया। लेकिन बैक्टीरिया में जो डिवीजन हुआ, एक टूट के 2 बन गया। तो बैक्टीरिया में आप समझो कि ये अमर है, अजर अमर है ना। तो इसका कारण यही है कि डीएनए जो है सर्कुलर है, और रेप्लिकेशन जब होता है तो कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाता है। और लीनियर डीएनए यूकैरियोट्स, हायर यूकैरियोट्स में आए तो उनमें अब एजिंग भी शुरू हो गई लीनियर डीएनए की वजह से। तो इसीलिए क्रोमोसोम के लास्ट में सैटेलाइट रीजन होता है, सैटेलाइट रीजन में बहुत सारे रिपीट्स होते हैं, और वो फालतू वाले रिपीट्स में, यानी उनका अगर नहीं भी रेप्लिकेशन होगा, फालतू वाले रिपीट्स नहीं है, ऑल्दो इट लुक्स लाइक कि नॉन फंक्शनल, बट दैट डिसाइड्स द एज, कितना सैटेलाइट अब बच गया जिसका रेप्लिकेशन हुआ, छूट गया, तो उसी तरह से एज भी बढ़ता है। अब वो कहीं बाद में पढ़ाएंगे आपको, अभी जान लीजिए। सर क्यों बताया ये सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए का डिफरेंस क्यों जरूरी, इसीलिए जब भी सर्कुलर डीएनए आप पढ़ें तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि यहाँ पर रेप्लिकेशन कंप्लीट हो रहा है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लीनियर डीएनए इन फंक्शन। तो ये है अब सर्कुलर डीएनए, इसकी खूबसूरती है बैक्टीरिया में। सर जहां भी सर्कुलर डीएनए समझ लो वो एनिमल जो है अमर है। वो डिवीजन भी होगा, डॉटर सेल भी बनेगा तो वो उसी का हिस्सा बन जाएगा डॉटर सेल। अब देखिए ये हम पढ़ लिए, अब कहाँ थे, इसमें पढ़ रहे थे ई कोलाई, इतना है इतना है। अब ई कोलाई पढ़ के नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे बिटवीन द इनर एंड आप, और ज्यादा फिर हो जाएगा तो आप लोग को इंडाइजेशन कहीं हो ना जाए। कल से क्लास आना छोड़ दो, कहो सर तो बहुत रगड़ देते हैं। बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स इज अ थिन बट स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ पॉलीमर्स एंड पेप्टिडोग्लाइकेंस, ये भी आपको बता दिए, जिसकी बेसिस पर ये एंड कैप्सूल के आधार पर अलग टाइप का बैक्टीरिया हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द लेयर्स आउटसाइड इट कॉन्स्टिट्यूट द सेल एनवेलप। इन द आर्किया rigidity is conferred by a different type of polymer, that is pseudopeptidoglycan. आर्किया में पेप्टिडोग्लाइकन झूठा वाला टाइप का पेप्टिडोग्लाइकन है, नॉट अ ट्रू पेप्टिडोग्लाइकन आर्किया इन दिस, ठीक है, बट दैट इज स्पेशल टाइप क्योंकि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह रहा है। The plasma membranes of eubacteria consists of thin bilayer of lipid molecules penetrated by proteins. Archaeal bacterial membranes have a similar architecture, although their lipids differ strikingly from those of the eubacteria. होना ही पड़ेगा इनका लिपिड डिफरेंट। अब इनके लिपिड्स पर हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, एक्सट्रीम पीएच कंडीशन में भी लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर डिसरप्ट नहीं होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए इस लिपिड का, क्योंकि हाई टेम्परेचर में रहेगा तो लॉन्ग चेन होंगे लिपिड्स के, फिर लॉन्ग कार्बन चेन होगा।
The cytoplasm of E. coli contains about 50,000 राइबोसोम। 15,000 राइबोसोम है इसके अंदर E. coli में। अब आप एक अंदाजा लगा सकते हो, राइबोसोम का भी हम बताए थे कितना था, राइबोसोम का डायमेंशन कितना था, 20 था ना। ए सिंगल बैक्टीरियल राइबोसोम जो है 20 नैनोमीटर इन इट्स लॉन्गेस्ट डायमेंशन। अब देखिए ई कोलाई का क्या है डायमेंशन, 2 माइक्रोमीटर एंड दैट वाज 20 नैनोमीटर। क्या आपका राइबोसोम, तो नैनो और माइक्रो के बीच में कितना 10 का फर्क है, 0 का फर्क है। माइक्रो हो गया 10⁻⁻6 एंड नैनो 10⁻⁻6 तो हो गया आपका मिलियन फ्रैक्शन ना, 10⁻⁻4 इज माइक्रो एंड नैनो इज 10⁻⁻9। 1 लाख गुना बड़ा है एक राइबोसोम से आपका ई कोलाई। तो ई कोलाई को अगर पूरा हम पैक कर दे, ठूस ठूस के भर दें अगर, तो लगभग 1 लाख के लगभग, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन डायमेंशन जो है उसके हिसाब से 1 लाख राइबोसोम पैक हो सकता है, सब कुछ निकाल दिया जाए उससे तो। एंड 15,000, अब 1 लाख है तो 15,000 तो है, तो सारा राइबोसोम ही थोड़े भरा रहेगा, और भी बहुत कुछ है इकोलाई रहेगा। इकोलाई में उसका अपना डीएनए भी है, ये भी एक स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो सोच लीजिए 15,000, इसने 15% जगह ऑक्युपाई कर लिया लगभग इकोलाई ने, राइबोसोम ने इकोलाई के अंदर। Thousands of copies of each of about 100 different enzymes, 1000 different enzymes, हजारों अलग तरह के एंजाइम्स के हजारों कॉपीज हैं। सोच लीजिए, thousands of copies of each of about 1000 different enzymes, हजारों अलग अलग तरह के एंजाइम के हजारों कॉपीज हैं। Numerous metabolites and cofactors and a variety of inorganic ions, ठीक है, inorganic ions such as सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब inorganic ions है। The nuclead contain a single circular molecule of DNA, and the cytoplasm, like that of the most bacteria, contains one or more smaller circular segment of the DNA called plasmid। यानी न्यूक्लियड रीजन में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, एंड द साइटोप्लाज्म लाइक दैट ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। और 2 तरह के डीएनए भी देखे जाते हैं इसमें, एक प्लाज्मिड भी होता है, और एक उसका अपना डीएनए भी होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी सर्कुलर होता है, प्लाज्मिड इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। और चूंकि न्यूक्लियस उसका अपना डीएनए जो मदर जीनोम, उसका अपना जीनोम जो है, उसी रीजन को न्यूक्लियड रीजन बोलते हैं। तो न्यूक्लियड रीजन से अलग एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया में नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लाज्मिड का, बताएंगे। कुछ वायरस जो है बैक्टीरिया के अंदर घुस के इनहेबिट कर लिया, जैसे हम लोगों के अंदर वायरस घुस के इनहेबिट कर लिया इतने साल के इवोल्यूशन में। दैट इज व्हाई 97% ऑफ योर डीएनए इज जंक। वायरस का जीनोम इनकॉर्पोरेट होते होते उसका डीएनए, वायरस का डीएनए, अब जैसे कोरोना वायरस का आरएनए जीनोम का डीएनए वायरस हो सकता है इनकॉर्पोरेट हो जाए हमारे अपने डीएनए में, और फिर ये जनरेशन, फिर हमारे बाद जो बच्चे, उसके बच्चे, फिर आगे जनरेशन तक वो कंटिन्यू रह जाएगा। एक बार जर्म लाइन में जो चेंजेस हो जाते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं। तो इसी तरह इवोल्यूशन होते गया सिंगल ऑर्गेनिज्म सेल से लेके अभी तक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक। तो जीनोम में बहुत सारा, जैसे धरती है तो उस पर बहुत सारा एस्ट्रॉइड, उनका पिंड गिर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर है ये, तो बच रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए में भी जो